आपने कहा कि राजनीति में आप परिवर्तन के लिए आई हैं, तो क्या वो परिवर्तन हो चुका है या अभी होना बाकी है? नहीं, मैंने ये हमेशा ये कहा है कि मैं राजनीति में सेवा के लिए आई हूँ और यह सेवा प्रारंभ होती है 2003 से औपचारिक रूप से। चूँकि हमारे माता पिता सदैव सामाजिक रूप से लोगों के काम करते रहे हैं, तो उनसे ही ये सीखा कि किस तरह से जनसेवा की जा सकती है। और कुछ समस्याएं जो माँ के साथ में देखा है, क्योंकि हमारे पिताजी सीआरपीएफ में थे, तो हम उनके साथ में लगातार मूवमेंट में रहते थे और जितनी सुविधाओं में जो कि मूलभूत आवश्यकताएं जो कि हमारी पूर्ण हुआ करती थी, और वही आवश्यकता जब हम अपने ग्रामीण क्षेत्र में अपने गांव में पहुंचते थे तो अपनी ईजा का संघर्ष देखा कि वहाँ जहाँ घर पे एक तरफ शौचालय भी है, पानी भी है, मार्केट भी है, सब सुविधाएं हैं, और एक तरफ गांव है जहाँ मार्केट भी कोसों दूर है और दूसरी तरफ पानी भी लाना है, शौचालय के लिए 4 बजे जाना भी है, जंगल में जाना है। वो संघर्ष भी देखा तो उनसे सीखने को मिला कि ये ठीक मुझे कैसे करना है। और दूसरा ये भी सीखने को मिला कि एक तरफ सुविधा है और एक तरफ असुविधा है, उसके बाद भी संघर्ष कैसे किया जा सकता है, उसमें सर्वाइवल कैसे हो सकता है। वो दोनों प्रेरणा लेकर हम राजनीतिक क्षेत्र में उसी की बात मैं कर रही हूँ कि आपने तो वही से देखा है, क्या पहाड़ों पे बदलाव हुआ है? निश्चित रूप से हुआ है। आज पहाड़ों में हम कह सकते हैं कि जो मैंने पहाड़ 2003 में देखा, जब से मैंने जिला पंचायत सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व किया, तब से लेकर आज में बहुत बड़ा परिवर्तन है। आज मैं खुशी के साथ कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी और राज्य में होने का ये लाभ मिला है कि आज हर महिला शौचालय का प्रयोग कर रही है और ससम्मान उसका प्रयोग कर रही है। आज हर महिला, यदि हम किचन की बात करते हैं तो अपने आप को गैस से या लकड़ी से, गैस से युक्त और लकड़ी से मुक्त अपने आप को पा रही है। यदि हम बात करते हैं ऐसी हर परिवार में, तो आज हम बात कह सकते हैं कि हर महिला आज विद्युतीकरण से सशक्त है। आज हम कह सकते हैं कि महिलाएं अपने बारे में खुलकर बोलने के लिए तैयार है। आज हम, जैसे अभी आदरणीय भाई साहब यहाँ उदाहरण दे रहे थे कि एक पीरियड्स महिलाओं को जब होता है तो वो उस समय छिपने और छिपाने का काम करती हैं, लेकिन अब दौर ये आ चुका है कि महिलाएं सैनिटरी पैड को लेकर खुल के बात करती हैं, बालिकाएं उसका इस्तेमाल करती हैं, महिलाएं उसका इस्तेमाल करती हैं। तो एक वो युग था और एक ये युग था, तो बहुत बड़ा अंतर है। और इस परिवर्तन के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगी कि और महिलाओं का भी धन्यवाद करूंगी कि नए समय को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है और उस और अग्रसर भी हुए हैं। रेखा जी, आपकी अफसरों से बहुत ठगती अभी तक रही है। हमने देखा है कि कोई भी बात होती थी तो आप मुखर होकर बोलती थी कि अफसर हमारी सुनते नहीं है। तो क्या विभागों में काम सही तरीके से हो रहा है, जिस बात का जिक्र अभी राम भी कर रहे थे? देखिए, हमारे पास में महिला सशक्तिकरण विभाग भी है, पशुपालन भी है, मत्स्य पालन भी है और डेयरी भी है। और मैं ये कह सकती हूँ कि महिला सशक्तिकरण विभाग का यदि 2017 से लेकर 2019 तक का कालखंड देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो अधिकारी उसमें रहे, तो जब महिलाओं की भावनाओं या जनभावनाओं को नहीं समझा, या विभाग के मंत्री होने के नाते जो मुझे लगता है कि ये हित में है और अधिकारी उसको ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से ठीक करना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। तो वो ठीक करने के लिए हर प्रकार की कोशिश की गई है। और अन्य विभागों की बात करते हैं तो अन्य विभागों में भी हमारे पास में डायरेक्टर रहे हैं और सचिव रहे हैं, तो कहीं कोई विवाद नहीं है। जहाँ काम करते हैं तो वहाँ हम लोग कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और जहाँ नहीं करते तो वहाँ ठीक भी करना पड़ती है व्यवस्थाएं। कानून व्यवस्था के मामले में उत्तराखंड को नंबर 1 रैंकिंग मिली है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अपराधों में भी कमी आ रही है और महिलाओं की तरफ जो अपराध बढ़ रहे थे वो भी कम हो रहे हैं। निश्चित रूप से मैं ये कह सकती हूँ कि महिलाओं के प्रति चाहे किसी प्रकार का अपराध हो, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे वो दूसरी किस्म की घटनाएं हो, आज की तारीख में महिलाएं भी अपराध को अब सहन नहीं करती हैं, मुखर होकर जो है उसका विरोध भी करती हैं। और उसके लिए जो संवैधानिक संस्थाएं बनाई गई हैं वहाँ पे भी जाती हैं, चाहे वो महिला आयोग की बात करें या बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात करें, तो वहाँ भी जाके अपने पटल पे बात रखती हैं, हमारे पास भी आती हैं। हमारी सरकार ने स्वतंत्र कर रखा है थानों को कि महिलाओं की कोई शिकायत हो, कहीं पे हो, 0 FIR भी आप लिख सकते हैं। तो एक तरीके की स्वतंत्रता है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के इस शासनकाल में यदि आप देखेंगे तो आज के तारीख में यदि कोई भी केस दर्ज हुआ है तो उसका, यदि महिला अपराधी है तो वो अपराधी जो है वो खुलेआम नहीं है, वो जेल की सलाखों के पीछे है। तो मैं समझती हूँ कि ये अपराध पर नियंत्रण हमारी सरकार ने किया है, ये अपराध पर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम जो हमारी सरकार ने किया।
बिल्कुल। और देखिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अभी इससे पहले जो सेशन हमने किया, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ करने की जरूरत है। पहाड़ों पर भी अपराध हम उस तरीके के देखते हैं, चाहे फिर वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हो, मानव तस्करी की घटनाएं भी अब हो रही हैं। तो आपका विभाग उनको रोकने के लिए किस तरीके से काम कर रहा है? देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, या चाहे वो वुमेन हो चाहे वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो, दोनों ही दिशा में हर प्रकार से पुलिस को सहयोग करना। वो सहयोग इस प्रकार से होता है कि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें हर गांव में रहती हैं और वो एज ए इन्फॉर्मर जो है वो उस दिशा में काम करती हैं। उन्हें मालूम है कि इस गांव में कितने लोग हैं, वो बालिका उसका जन्म हुआ या वो बालिका जिसका विवाह होने वाला है, आखिरकार आज वो कहाँ है और किस यदि नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी, क्योंकि मैं इसे बहुत ज़्यादा ओपनली नहीं कह सकती हूँ, लेकिन वो इन्फॉर्मर के रूप में सारी इन्फॉर्मेशन संबंधित जो भी नंबर दिया जाता है उस पर वो इन्फॉर्म करती है और उस तरीके से उनकी ट्रैकिंग की जाती है, उनको बजाया जाता है। दूसरा, अधिक से अधिक जो है अवेयरनेस के प्रोग्राम आयोग के माध्यम से हम लोग लगाते हैं ताकि उनको अपने कानूनी अधिकार हो और ये बताया जा सके कि आप किस तरह से झांसे से बच सकते हैं, आपको कहाँ मदद लेनी है। वो अवेयरनेस से हम लोग अधिक से अधिक कोशिश करते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग चाहे वुमेन हो चाहे चाइल्ड हो रोका जा सके। रेखा जी, आपके पास बड़ा मंत्रालय है, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तो महिलाओं के विकास के लिए, बालकों के विकास के लिए, बालिकाओं के विकास के लिए कैसे आप लोग काम कर रहे हैं और क्या कुछ नहीं होता था कांग्रेस की सरकार में जो अब बीजेपी की सरकार में हो रहा है? देखिए, महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के माध्यम से मुझे 2017 से लेकर अभी तक में, यदि हम 5.25 साल का कार्यकाल की बात करते हैं, तो मुझे अपने कार्यकाल पर बहुत गर्व होता है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, पुष्कर जी धामी जी का बहुत धन्यवाद करूंगी कि इस कालखंड में ऐतिहासिक काम करने का मौका मिला, जो मैं कह सकती हूँ कि कांग्रेस के कार्यकाल में कभी देखने को नहीं मिला। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी सरकार ने सबसे पहले चिंतन किया कि हम बेटियों के संदर्भ में स्पष्ट हों, लैंगिक समानता आए, बेटियों पढ़ाने, बढ़ाने, पैदा करने, तीनों चीज़ों को लेकर जो है हमने सजगता फैलाई। आज हमारा लैंगिक समानता की यदि हम बात करते हैं तो हम 1000 बालकों पर जो है हम आज की तारीख में 960 बालिकाओं के करीब पहुंच गए हैं, जबकि किसी समय ये 850 की संख्या हुआ करती थी। तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, जो कि किसी समय कांग्रेस के ज़माने में बेटियों का तो दूर दूर तक नाता नहीं था, क्योंकि हमने ये देखा है कि उस दौरान में कैसी कैसी घटनाओं का सामना जो है हम लोगों ने अनाथालय, अनाथ संस्थाओं में हमने देखा है। दूसरी बात मैं कह सकती हूँ कि हमने महिलाओं को सशक्त करने के लिए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना प्रारंभ करी, ताकि हमारी महिलाएं प्रसव के उपरांत में उनको जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता हो उनको एक किट के रूप में प्राप्त हो सके। बालिका को भी उसमें उसकी सामग्री रखी गई और माँ के लिए भी रखी गई और उसका बड़ा ही वृहद नाम महालक्ष्मी दिया गया। मैं इस बात का भी मुझे गर्व होता है कि अपने ही इस कार्यकाल में हम वात्सल्य योजना लेकर आए। मैं समझती हूँ देश का पहला ऐसा राज्य उत्तराखंड होगा जहाँ पर वात्सल्य योजना जैसा सरकार की तरफ से वात्सल्य उन बच्चों को मिल रहा है जो कोरोना के दौरान में किसी भी प्रकार से उनके ऊपर मातृ छाया या पितृ छाया या उनके परिजन की छाया न रही हो, तो उनको संरक्षण 21 वर्ष तक देने का काम हमारी सरकार ने किया। लगातार हम 3000 का आर्थिक सहयोग प्रति बच्चा, प्रति परिवार हम दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त मुफ्त शिक्षा है, मुफ्त खाद्यान्न है, मुफ्त तकनीकी शिक्षा है। उनके मैं कह सकती हूँ कि उनके संपत्ति का रखरखाव भी हम लोगों ने जिलाधिकारी को सौंपा है। तो हमारे यहाँ का जो वात्सल्य योजना पूरे देश भर के लिए, अन्य प्रदेशों के लिए उदाहरण बना है कि ऐसा भी सरकार कोई सोच सकती है, जो एग्जैक्टली जो है अभिभावक की भूमिका में काम कर रही है। मुझे गर्व होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि मैं जो है मामा की भूमिका में इन बच्चों के लिए काम करूँगा, और मुझे गर्व होता है कि मैंने ये कहा कि मैं बुआ के रूप में उनकी बुआ की भूमिका में उनके लिए काम करूंगी और उसका निर्माण भी कर रही हूँ। आज गर्व के साथ कह सकती हूँ कि संपूर्ण जीव एग्जिस्ट करता है और वो बच्चे पूर्णतः 21 वर्ष तक सुरक्षित है। मुझे गर्व है कि मैं महिलाओं के लिए जो है स्पर्श सैनिटरी नैपकिन योजना लेकर आ पाई, जिसके लिए भी भाई साहब कह रहे थे कि इस पर बोलने पर भी जो है एक अपराध था, एक संकोच का विषय था और लोग सोचते थे कि ये बोला भी जाए नहीं बोला जाए। और इससे पहले कभी किसी मंत्री ने ऐसा साहस भी नहीं दिखाया था कि इस विषय में मुखर होकर बोला जाए या सैनिटरी नैपकिन को हर घर तक या हर महिला तक या हर बालिका तक उसकी हम पहुंच करा सके। ऐसा कोई अभी तक साहस नहीं कर पाया था, क्योंकि एक ऐसा विषय था कि इसको बोलने से एक पता नहीं अचानक से अपने अंदर ही उनको एक संकोच हुआ करता हो। लेकिन हम
मुखर हुए और मुझे इसका परिणाम यह मिला कि आज बालिकाएं हो या महिलाएं हो स्वतंत्र रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों से 1 रुपये में 1 सैनिटरी पैड प्राप्त कर रहे हैं। विभिन्न स्कूलों में वेंडिंग मशीन्स लगाई गई हैं जहां वो आसानी से पीरियड्स हो रहने के दौरान में उसका उपयोग एट रैंडम उनको आवश्यकता हो तो वो प्राप्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त मैं कह सकती हूँ हमने आंगनबाड़ी केंद्रों में हमारे जो बच्चे हैं हम कोशिश करते हैं कि THR के रूप में हमारे बच्चे जो कि आगे चल के उत्तराखंड की कमान जिन्हें संभालनी है वो सशक्त बन सके, हष्ट-पुष्ट बन सके। उन बच्चों को हम लोग जो हमारे पास में 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको हम लोग डील करते हैं और उनको मुख्यमंत्री बाल पलाश योजना, मैं कहती हूँ मेरी सरकार ऐसी है जो बच्चों को जो है दूध, केला, अंडा तीनों चीज़ें प्रदान करी ताकि हमारे बच्चे, हमारे उत्तराखंडी बच्चे जो है वो हष्ट-पुष्ट हो सके, स्वस्थ हो सके, मजबूत हो सके, किसी भी तरीके से कुपोषण का शिकार न होने पाए। तो यह योजना भी मैं कह सकती हूँ गर्व के साथ कि हमारी सरकार लेकर आई और मुझे इसको इम्प्लीमेंट कराने का जो है वो अवसर प्राप्त हुआ। तो ये मैं कह सकती हूँ कांग्रेस के ज़माने में कभी नहीं था। इसके अलावा भी हम लोगों ने महिला पोषण योजना हम लेकर आ रहे हैं कि महिलाएं जो गर्भ धारण करती हैं अथवा गर्भधात्री हैं उनके लिए भी दूध, केले, अंडे की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उनकी बॉडी में किसी भी प्रकार की जो है प्रोटीन का अभाव या मिनरल का अभाव या विटामिन का अभाव ना होने पाए। तो वह भी व्यवस्था हम लोग करके दे रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि हर नंदा गौरव योजना हम लेकर आए हैं जहां पर मैं समझती हूँ हमारी सरकार पहली ऐसी सरकार है इतनी बड़ी धनराशि दे रही है कि पैदा होने पे 11,000 की धनराशि है और उसको 12वीं पास और उससे उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर उसको हम 51,000 की धनराशि दे रहे हैं। तो लगातार प्रोत्साहन है बालिका सशक्तिकरण को लेकर भी, लगातार प्रोत्साहन है महिला सशक्तिकरण को लेकर भी। तो ये कोशिश है कि एक मजबूत उत्तराखंड बनाने के लिए, ये कोशिश है। मैं कहती हूँ कि उत्तराखंड को हम देवों की भूमि कहते हैं। मैं हर मंच से कहती हूँ कि मेरा इस भाव है कि उत्तराखंड देवी की भूमि भी कहलाई जाए। जितना हम लोग इसका परिचय देवभूमि के रूप में देते हैं तो हम आगे इसका परिचय देव और देवी की भूमि उत्तराखंड ऐसा मिले, उस दिशा में मैं काम कर रही हूँ। रेखा आर्य जी, क्योंकि देखिए मौसम चुनावी है तो इसलिए चुनाव से जुड़े हुए भी थोड़े से सवाल कर लेती हूँ आपसे, क्योंकि आजकल आपके जो पुराने साथी हैं वो देख रहे हैं कि वापसी कर रहे हैं, घर वापसी हो रही है कुछ लोगों की और चर्चाएं बहुत तरीके की हैं, क्योंकि आपके जो पुरानी पार्टी के साथी वो बार बार कहते हैं कि बहुत सारे नेता हमारे संपर्क में हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका भी कुछ जाने का इरादा हो? सीधे सीधे पूछ लेती हूँ। देखिए, जिनने जाना था मैं समझती हूँ कि वो चले गए हैं और जो यहाँ पर अब हैं मैं समझती हूँ पूरे आचार विचार पूरे आत्म से भारतीय जनता पार्टी को अपनाया है। मैं अपने बारे में कहूँगी तो मैं एकमात्र विधायक 2016 में थी जिसने फ्लोर टेस्ट के दौरान में मुझे ये अवसर भी प्राप्त हुआ कि मैंने बाकायदा खुले मंच से, खुले सदन में भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट कास्ट किया और उसके बाद से मेरी विधायकी चली गई। तो मैंने पूरे तन मन से जो है भारतीय जनता पार्टी को अपनाया है और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को मैं समझती हूँ और आत्मसात किया है। तो अपने बारे में मैं कह सकती हूँ कहीं से कहीं तक इस चीज़ का सवाल पैदा ही नहीं होता है। और अन्यों के बारे में कह सकती हूँ कि जितना मेरे संपर्क में है, हम सब लोग संपर्क में हैं, कहीं कोई जाने वाला नहीं है, क्योंकि चुनावी है और चुनाव के समय कांग्रेस के पास में अफवाहों का बाजार गर्म करने के अलावा कुछ नहीं। यदि उनके पास में ऐसा कुछ है तो नाम बताएं, इतना हिम्मत दिखाएं, दिलेरी दिखाएं कि हमारे पास में ये लोग हैं, ये संपर्क में ये आने वाले हैं, मुझे बताएं ना कौन जाने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई जाने वाला है। सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो हमारा लक्ष्य है अब की बार 60 पार, उसको पूर्ण करेंगे। रेखा आर्य जी, और एक सवाल जो रह रहा है कि हर किसी के मन में आता है कि 5 साल और 3-3 मुख्यमंत्री, आपको नहीं लगता कि इससे काम पर भी असर पड़ता है? देखिए, मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि 3-3 मुख्यमंत्री का विषय बार बार ये उठाया जाता है, पर मैं कह सकती हूँ कि हमने 3-3 मुख्यमंत्री यदि बदले हैं तो इसी उससे बदले हैं कि कार्य हमारा प्रभावित ना हो और तीनों ने एक दूसरे के कार्य को आगे बढ़ाया है। यदि त्रिवेंद्र जी थे तो त्रिवेंद्र जी ने जहाँ छोड़ा तो उसके बाद से तीरथ जी ने संभाला, तीरथ जी ने जहाँ पे छोड़ा तो उसके बाद में धामी जी ने संभाला है। और लगातार जो है जनहित के फैसले हो रहे हैं, जनहित के काम हो रहे हैं। तो जनता को जनहित के काम चाहिए और वो जनहित के काम कहीं पे भी प्रभावित नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कहीं पे इसका कोई असर है, बल्कि मैं समझती हूँ कि उसने और तेज, मतलब चौथे गियर में काम हो रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है। और उसका परिणाम भी हमें 2022 को देखने को मिलता है। तो कहीं भी इस तरीके की मैं समझती हूँ कि इसका ये विषय गौण है कि 3-3 मुख्यमंत्री जो है बदले गए, उससे कार्य प्रभावित हुआ। मैं समझती हूँ कार्य में और तेज गति लाई गई है और जनहित के में ही ये फैसला लिया गया है। और ये जो चुनाव होगा 2022 का, ये क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होगा,
सीएम के चेहरे पर होगा या विकास पर होगा? तीनों पर होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन स्वाभाविक है, हमारे बड़े नेता हैं, उनके संरक्षण में हम सब लोग हैं, उनका चेहरा होना, उनका मार्गदर्शन होना सौभाग्य की बात है, वो तो होना ही होना है। माँ पुष्कर सिंह धामी जी, उनके मार्गदर्शन में जो है हम चुनाव में उतरेंगे, यह भी स्वाभाविक है। विकास जो किया है वो विभिन्न, अभी आप लगातार देख रहे हैं जिस प्रकार से लगातार उनके फैसले निकल कर आ रहे हैं जनहित में, वह लेकर भी हम जनता के बीच में जाएंगे। तो स्वाभाविक है तीनों चीज होना, और इसको लेकर हम जाएंगे। और जनता की स्वीकार्यता तो हमें अभी इसी उसमें दिखाई पड़ रही है, और 60 पार का लक्ष्य भी हमें दिखाई पड़ रहा है। रेखा आर्य जी, लेकिन अभी इस वक्त हम देख रहे हैं कि यात्राओं का सिलसिला बहुत चल रहा है। आप लोगों ने भी यात्रा निकाली, कांग्रेस पार्टी ने भी निकाली, लेकिन कांग्रेस से कह रही है कि जो वादे किए गए थे जनता से, वो वादे तो निभाए ही नहीं गए। चाहे पलायन का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई कम नहीं हुई, तो मुद्दे तो वही के वही हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि हम कहें कि हमने देवस्थानम बोर्ड भंग कर दिया, तो कांग्रेस ये कहने वाली कि हमने कहा इसलिए कर दिया, जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस पर लगातार कमेटी बैठाई, कमेटी ने उसका लेकिन उसे भी किया। चुनावी फैसला बता रहे हैं। नहीं, अब वही मैं कह रही हूँ कि जब हम चुनाव की ओर जा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हर चीज उससे जोड़ के विपक्ष देखेगा या देख रहा है, जबकि हमारा जो है जिस एजेंडे में हम लोग, हमारे मैनिफेस्टो में है, उसके अनुसार हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी वो यदि हम आज हमने गन्ना किसानों के गन्ने की कीमत बढ़ा दी है, तो हमने बढ़ाई है 355, हो कहेंगे हम तो 400 कर देते हैं। तो उनने तो हर बात पे कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी करनी है, तो हम उनकी हर बात पे मैं कहूँ कि उसको हम इस तरह से लें कि हम ये करेंगे उसके बाद हम ये करेंगे, तो ये मुझे लगता है कि विपक्ष की राजनीति है। लेकिन जो जनता को मैसेज जाना है, जो जनता के मन को पढ़ना है, वह पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने किया है, और मुझे लगता है उसी को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और उसी से सफलता भी मिलेगी। रेखा आर्य जी, एक और अहम सवाल, पंजाब में हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही हम कह सकते हैं, लेकिन दलित मुख्यमंत्री को बनाया गया, और तभी से आपको याद होगा कि हरीश रावत जी ने भी बोला कि मैं भी उत्तराखंड का ऐसा मुख्यमंत्री देखना चाहता हूं जो कि दलित हो। तो आप इसे किस तरीके से देखती हैं, और दलितों के उत्थान के लिए कहां पर उनकी स्थिति आपको नजर आती है, और क्या कुछ करने की जरूरत है आगे? देखिए, मैं ये आप पे छोड़ती हूँ कि आप इस पर क्या विचार करती होंगी। मैं कह सकती हूँ कि हरीश रावत जी का ये स्टेटमेंट कि मैं दलित मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ, यह कहना उनकी कथनी, और वो केदारनाथ दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ क्या कहते हैं वो आपको भी मालूम है कि वो किसके लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं। तो ये आप विचार बना लीजिए कि वो उनकी कथनी में क्या है, करनी में क्या है, और आगे वो क्या कहना चाहते, स्पष्ट है। मुझे लगता है जो इस धोखे में चले गए हैं उनको जरूरी है आज ये इंटरव्यू देख लो तो जरूर उनका इसका संज्ञान लेना चाहिए। उन्हें अपने आप पता चल जाएगा कि दलित मुख्यमंत्री कौन देखना चाहता है और कौन बनना चाहता है, तो वो अपने आप उन्हें पता चल जाएगा कि हरीश रावत जी यहाँ क्या कहते हैं, वहाँ क्या कहते हैं, और ईश्वर के दरबार में तो सच्ची कह रहे होंगे, जनता के दरबार में झूठ बोल रहे हैं। रेखा जी, लेकिन पहले तो बड़े आप लोगों की अच्छी बनती थी, ट्यूनिंग अच्छी थी, लेकिन अचानक से क्या हो गया एकदम से? मेरी ट्यूनिंग बनती हुई आपने कब देखी? बहुत बार देखा। मेरी ट्यूनिंग बनती हुई में क्या देखा आपने, ये बताइए ना। मेरी ट्यूनिंग तो सबसे ज्यादा यहाँ बनती है, मेरी ट्यूनिंग बनती हुई में क्या देखा? कभी हमने ऐसे देखा नहीं कि वो आपके अगेंस्ट ऐसे बयान दे या आपको उनके लिए कुछ ऐसा कहना पड़े, लेकिन अब हम खुले मंचों से देखते हैं कि कई बार ऐसे बहुत सारे बयान आप लोगों की तरफ से दिए गए जो लगता है कि सीधे सीधे। देखिए, मेरा एक स्वभाव है, पहले तो मैं किसी पे आक्रमण करती नहीं हूँ, दूसरा जब मुझे कोई छेड़ता है तो मुझे छोड़ती नहीं हूँ, तो इस नीति पे मैं काम करती हूँ। उन्होंने कहा तो हमने भी कहा, जो कहना चाहिए वो उस असुन, क्योंकि फिर महिला सशक्तिकरण कैसे हुआ? चुप्पी महिला सशक्तिकरण नहीं है ना। यदि गलत है तो गलत को आपको बोलना तो पड़ेगा। यदि वो आपसे कह रहे हैं, शुरुआत यदि उनने करी है, ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से तो मिलना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से हमेशा गया है। रेखा आर्य जी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कोविड की दूसरी लहर तो चली गई, लेकिन फिर से कोविड जो है लौट रहा है, तो उसके लिए आपके विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, जो भी गाइडलाइन भारत सरकार की तरफ से आएगा, स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए जो भी प्रोटोकॉल्स बनाएंगे उसका 100% अनुपालन होगा। और रही बात हमारे विभाग के माध्यम से, तो स्वाभाविक रूप से सबसे ज़्यादा हमारे विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इस दिशा में सक्रिय रहती हैं, और उनका काम होता है कि सर्वे भी करना, उनका काम होता है वो एज ए इन्फॉर्मर भी काम करती हैं, कौन आया है कौन गया है, तो उनके लिए हर प्रकार से चाहे पीपीई किट है, चाहे मास्क है, सैनिटाइजर है, ये सब की व्यवस्था करना, और अधिक से अधिक जो है इसको लेकर अवेयरनेस फैलाना, ये सारी चीज़ें की जाएंगी।
रेखा जी, अब आपकी पर्सनल लाइफ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैम, कैसे आपने ये सफर तय किया यहाँ तक और कितना संघर्ष रहा आपका, और अब आप क्या चाहती हैं, किस मुकाम पर देखना चाहती हैं उत्तराखंड को? क्योंकि हम फर्स्ट रैंकिंग की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने पहुंचने में अभी आपको लग रहा है कि कितना वक्त और है? देखिए, उसके लिए विजन तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बताया है कि वर्ष 2025 तक हम उत्तराखंड को अग्रणीय राज्यों में शुमार करेंगे या अग्रणीय राज्य उत्तराखंड बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की भी ये परिकल्पना है कि 2025 ऐसा होगा जब उत्तराखंड जो है अग्रणीय राज्यों में स्थापित होगा। और निश्चित रूप से जिस प्रकार के निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कर रहे हैं और जिस प्रकार से लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि आज की तारीख में हमारे जो ग्रामीण परिवेश में, चाहे सड़कों की बात करें, पेयजल की बात करें, शौचालय की बात करें, या स्वरोजगार की बात करें, या स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, या शिक्षा की बात करें, तो लगातार स्थितियाँ पहले के मुकाबले बहुत मजबूत हुई हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें संपूर्ण सब कुछ मिल गया है, लेकिन बहुत हद तक जो है वो अब स्थितियाँ काफ़ी मजबूत हुई हैं, और उस मजबूती को हम आगे बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा ज़रूर आएगा, हम लोग उम्मीद करते हैं, यदि कोई आपदा ना रही तो निश्चित रूप से उस उत्तराखंड को हम देखेंगे जहां पर महिलाएं, बच्चे, हमारे वरिष्ठ जन, हमारे युवा जन सभी रोजगार परक भी होंगे, सभी हर प्रकार से सशक्त होंगे। ऐसा मैं उत्तराखंड देखती हूँ। शहरी इलाकों में तो हम देख रहे हैं कि काफी हद तक लोग सजग भी हुए हैं और बदलाव भी बहुत तरीके का हम देख रहे हैं, लेकिन अभी भी पहाड़ की स्थिति कई इलाकों में हम देख रहे हैं कि वहां तक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पाई हैं, वहां तक रोजगार के जो साधन है वो नहीं पहुंच पाए हैं। गर्भवती महिलाओं को अभी भी वहां से दिक्कतें होती हैं, शहर तक आने में बहुत सारी समस्याएं हैं अभी भी। देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वाभाविक रूप से बहुत कुछ और किया जाना है, लेकिन अभी तक में जितना किया गया है वह भी हमारी सरकार ने किया है। और मैं समझती हूँ कि चाहे वो अस्पतालों को सीटी स्कैन से जोड़ना हो, अस्पतालों को अल्ट्रासाउंड से जोड़ना हो, अस्पतालों को डॉक्टर्स देना हो, यदि हमारे सरकार का आकलन करेंगे तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में ही जो है डॉक्टर्स वहाँ पर गए हैं। तो हमारी कोशिश है कि स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत हो सके। ज़रूर इस प्रकार के घटनाक्रम आज की तारीख में भी कहीं कहीं हमको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अब देखेंगे कि अधिकतर प्रसव जो है वो संस्थागत प्रसव हो रहे हैं, और हमारी योजनाएं भी अब इस प्रकार की बन रही हैं कि संस्थागत प्रसव होने पर हम ये सुविधाएं देंगे। तो इसलिए लोग उस दिशा में और ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं। अब घर पे या घर पे प्रसव से ज़्यादा जो है अब संस्थागत प्रसव की ओर मैं समझती हूँ कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन हाँ, काम किया जाना मैं स्वीकार करती हूँ। प्रधानमंत्री जी को भी आना है देहरादून की रैली में, और कांग्रेस से कह रही है कि डर लग रहा है शायद बीजेपी को, इसलिए अपने बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया गया है। देखिए, मुझे तो लगता है कि उनको राहुल गांधी को लेकर डर लग रहा है कि वो इनके उतरने के बाद उसको कैसे उतारेंगे। उनका कंपटीशन ये है, इसलिए अपने डर को छिपाने के लिए वो हम पे इस तरीके का हमला कर रहे हैं या इस तरह की बात कह रहे हैं। तो हम तो वो साहस दिखा रहे हैं कि हम अपने प्रधानमंत्री जी को जो है ससम्मान यहाँ पर उत्तराखंड का साथ में उनका विशेष स्नेह है, प्रेम है, लगाव है। मैं समझती हूँ इतने बार कोई प्रधानमंत्री जो है उत्तराखंड में नहीं आए होंगे जितने बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं। तो वो उनका आना भी एक प्रेम छलकता है, और दूसरा चुनाव भी है, स्वाभाविक रूप से उसका भी मार्गदर्शन मिलेगा। मैं समझती हूँ कि वो अपने नवाबजादे को लाए या अपने शहजादे को लेकर आए, मुझे लगता है वो हिम्मत नहीं दिखा पा रहे, वो ये नहीं समझ पा रहे कि उनको देखने या मिलने या उनका कार्यक्रम अटेंड करने कौन लोग आएंगे। शायद इसी पशुपेश में जो है वो उलझुल बातें कर रहे हैं, और मैं समझती हूँ हमारी जो ये कार्यक्रम है वो ऐतिहासिक होगा और इतिहास रचने का काम करेगा। बीजेपी बार बार ये बात कहती है कि विकास के मुद्दे पर ही चुनाव हम लड़ रहे हैं, लेकिन जब आप जनता के बीच पहुंचेंगी तो गिनवाने के लिए और क्या क्या बातें होंगी, किन किन मुद्दों के आधार पर आप लोग चुनाव में जाएंगे? 60+ का जो टारगेट रखा है। देखिए, हर विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो उस विधानसभा क्षेत्र की डिमांड थी, चाहे वो सड़क होगी, चाहे वो पेयजल होगा, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर होगा, चाहे वो शिक्षा को लेकर होगा, उस आधारित काम जो है किए गए हैं सरकार ने। और यदि हम लमसम बात करते हैं तो चाहे हम ऑल वेदर रोड की बात करते हैं या हम रेलवे की बात करते हैं, चाहे हम एयर एविएशन की बात करते हो, तो सभी चीज़ें काफ़ी हद तक सुदृढ़ हुई हैं। ये चीज़ें लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, और निश्चित रूप से जनता विकास को स्वीकार करती है और उसी आधार पे जो है सब आशीर्वाद देगी, उसी भरोसे पर हम जनता के बीच में जाएंगे। अभी ये तो आपने बहुत कुछ बता दिया कि क्या क्या हुआ है और कैसे कैसे सरकार काम कर रही है, लेकिन आगे क्या करने की जरूरत है नया उत्तराखंड बनाने के लिए?
देखिए, आगे क्या क्या करने की आवश्यकता है ये तो 2022 के बाद में जो हमारा अभी मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है कि हम उसमें क्या क्या सोचते हैं, सबके सुझाव जो जनमानस के सुझाव हैं वो अभी लिए जा रहे हैं। निश्चित रूप से एक मैनिफेस्टो तैयार होगा और उस मैनिफेस्टो के अनुसार 2022 के चुनाव में जाया जाएगा, आगे के विजन को जो है उसमें दिखाया जाएगा और उसके अनुसार जो है जनता का आशीर्वाद मिलेगा। 60 पार में हम फिर उस मैनिफेस्टो को पूरा करेंगे। रेखा जी, पहले उत्तराखंड में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहता था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी ताल ठोक रही है। देखिए, लोकतंत्र है और चाहे वो कोई भी बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी अन्य दल हो, सब चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। और मैं समझती हूँ कि जनता भलीभांति जानती है कि दिल्ली का क्या हश्र है, इसलिए कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और दिल्ली में हमारे बहुत उत्तराखंडी भाई बहन रहते हैं और उत्तराखंडी भाई बहनों के साथ में दिल्ली में क्या होता है, कितना रोजगार है, कितना बेरोजगार है, क्या उनकी आर्थिक स्थिति है, क्या संरक्षण वहाँ पर मिलता है, वो सब उनको यथास्थिति से वो अवगत है, इसलिए उसका कोई प्रभाव मैं नहीं समझती हूँ। गैरसैंण को आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया और शुरुआत से ही इसको लेकर हम सियासत भी देखते रहे हैं, लेकिन इस बार का जो सत्र है आप लोग देहरादून में आयोजित कर रहे हैं, कांग्रेस इसको लेकर भी सवाल खड़े कर रही है कि जब आपने राजधानी वहां घोषित कर दिया तो फिर यहाँ सत्र कराने का क्या मतलब, कुछ दिनों के लिए वहां नहीं जा सकती क्या बीजेपी? देखिए, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है और ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के साथ वह स्वाभाविक रूप से 2022 का जो है हमारा जो मेन बजट होगा वो गैरसैंण में ही लेकर आया जाएगा। और रही बात इस समय आखिरकार क्यों नहीं हम गैरसैंण गए हैं, तो ये विषय मुझे लगता है कि इसको लेकर उसमें नेता प्रतिपक्ष भी रहते हैं, अध्यक्ष भी रहते हैं और संसदीय कार्य मंत्री भी रहते हैं और सबका सामूहिक निर्णय होता है और उस सामूहिक निर्णय से ही ये निर्णय हुआ है कि सदन जो है वो देहरादून में ही आहूत हो। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का आरोप निराधार है। पशुपालन विभाग भी आपके पास है, मत्स्य विभाग भी आपके पास है, ये विभाग किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, पशुपालन विभाग में एक ऐतिहासिक उपलब्धता है कि हमारा उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर सेक्स ऑर्डर्ड सीमेन लैब स्थापित है और पहला सेक्स ऑर्डर्ड सीमेन लैब स्थापित है जिसमें हम ये कह सकते हैं जिस सीमेन के प्रयोग से हम ये कह सकते हैं कि 90% या 95% बछिया ही प्राप्त होगी, ये गारंटी देती है। और ये गारंटी मिलने से हमारे किसानों की दुग्ध वृद्धि, हमारे किसानों की जो एक हम कहते हैं कि यदि बछड़ा पैदा हो गया तो हम उसको जो है सड़क में छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो मेल पैदा होता है तो उसकी संख्या का नियंत्रण भी इसमें हो जाता है इस सीमेन के प्रयोग करने से। तो जो हम स्वच्छंद पशुओं की समस्या से हम लोग आज त्रस्त भी हैं, तो धीरे धीरे जब हम इस पे अभी काम कर रहे हैं, इस काम करने के साथ में एक बार ये संख्या जो है पूरी तरीके से नियंत्रित होगी इस सीमेन के प्रयोग करने से। तो एक बड़ी उपलब्धि किसानों के लिए, चाहे वो डेयरी सेक्टर के लिए कह लीजिए, चाहे हमारे पशुपालकों के लिए कह लीजिए, ये बड़ी उपलब्धता है कि इस सीमेन के प्रयोग से जो है उनकी अच्छी नस्ल का भी और उनकी दुग्ध में वृद्धि का भी, ये दोनों चीज़ों का लाभ उनको मिल पाया है। बाकी हम लोग कोशिश करते हैं कि चाहे महिलाएं हों, चाहे हमारे पुरुष भाई हों या कोई भी हमारे नौजवान जो स्वरोजगार करना चाहते हो, हम लोग 90% सब्सिडी के आधार पर उनको योजनाएं, चाहे हमारी गाय हो या बकरी हो या मुर्गी हो, ये यूनिट हम उनको देते हैं ताकि वो अपना स्वरोजगार जो है वो कर सके। और इसी प्रकार से मत्स्य पालन में भी हम लोग यही चीज़ों को लेकर जो 40 और 60 को लेकर इस रेशियो पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हमने मैं कह सकती हूँ कि हमारे मत्स्य पालकों को आज से पहले कभी किसान नहीं समझा जाता था, तो उनको हमने किसान का दर्जा दिया है। आज मत्स्य पालकों की संख्या जो है 20,000 के करीब पहुँच गई है। आज मत्स्य पालन एक छोटे दर्जे के व्यक्ति का काम नहीं बल्कि बड़े बड़े लोग भी अब मत्स्य पालन करने लगे हैं। मत्स्य पालन से मैं समझती हूँ कि किसानों को हमने किसान क्रेडिट कार्ड दिए हैं, जो कि पहले कभी हमारे किसानों को ये सब उपलब्धता नहीं हो पाती थी। तो हमारी कोशिश है कि हमारे जो नौजवान पीढ़ी है वो मत्स्य पालन को भी स्वरोजगार के रूप में अपनाएं, पशुपालन को भी स्वरोजगार के रूप में अपनाएं और डेयरी सेक्टर में भी जो है वो इसको स्वरोजगार के रूप में अपनाएंगे तो स्वाभाविक रूप से आर्थिक रूप से सशक्त होना। और विभाग चाहे वो तकनीकी हो चाहे वो आर्थिकी हो, सब्सिडी आधारित जो है उनको पूरी तरीके से कोऑपरेट करती है। महिलाओं के बारे में हमारे समाज में एक मेंटालिटी सेट होती है कि वो ये सोचते हैं कि महिलाएं चाहे कितनी भी पढ़ लिख जाएं, कितनी भी बढ़ जाएं आगे, लेकिन घर भी उन्हें संभालना है और अगर वो जॉब पर जा रही हैं, चाहे अफसर बन गई, कुछ भी कर लिया, लेकिन घर भी देखना ही होगा। अच्छी बात है ना, तो महिलाएं तो सब कुछ कर सकती हैं। महिला के बेशक 2 हाथ दिख रहे हो, ना जाने कितने हाथ है जो दिखते ही नहीं है। आप कैसे मैनेज करती हैं? आप उसको देख ही नहीं पाते हो हैं?
आप कैसे मैनेज करती हैं और परिवार का कैसे सपोर्ट मिलता है आपको? देखिए, बहुत अच्छा लगता है कि एक महिला जब काम करती है, बच्चे भी देखती है, परिवार भी देखती है, अपने पति को भी देखती है और किचन में बच्चों के लिए खाना भी बनाती है, साथ साथ में जनता से भी मिलती है, जनता के काम भी करती है और जनता के बीच में भी जाती है। ये एक अलग से किस्म से खुशी भी, और अंदर से मुझे तो कम से कम मैं महसूस करती हूँ कि मैं अपने आप को और सशक्त महसूस करती हूँ और इसका ज़बरदस्त आनंद मिलता है। उस आनंद को मैं महसूस करती हूँ और यदि मुझे घर संभालने को ना मिले तो मैं अपने आप को बेचारी महसूस करूँगी। मुझे तो ये सबसे अहम पार्ट है, मेरा घर संभालना भी और मेरा ये काम करना भी, तभी तो आनंद है। नहीं तो फिर हम पुरुष हो जाएंगे फिर जिसके पास एक ही टैलेंट होता है। नहीं तो इसीलिए तो हम महिलाएं, हम सशक्त हैं, हमें हर प्रकार का टैलेंट है। रेखा जी, सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है। यहाँ की संस्कृति और विरासत को संजोए रखने के लिए वक्त वक्त और प्रयास तो होते हैं, हाँ, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कमी है इसको लेकर। लेकिन आप जिस तरीके से अलग अलग परिधानों में नजर आती हैं, आपका पहनावा ये संस्कृति से जोड़ता है और लोगों को भी संदेश देता है खास मौकों पर। बिल्कुल, मैंने एक कोशिश करी थी कि हमारा जो उत्तराखंड का जो मूल परिधान है, वह परिधान अब लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और वह परिधान परिलक्षित होना चाहिए। और उस परिधान की पहचान, चाहे वो जेवर को लेकर हो, चाहे वो वस्त्र को लेकर हो, वो दिखना चाहिए, पता चलना चाहिए कि क्या क्या हम पहनते हैं। और एक दिन ऐसा कार्यक्रम भी हमने आहूत भी किया, उत्तराखंडी परिधान मेरी पहचान। और उस दिन जो है हमने वो सारी चीज़ें धारण की थी जो कि धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से भी और निश्चित रूप से अपने ओथ लेने के दिन में भी हमने जब इस परिधान को धारण किया तो निश्चित रूप से मैं अपने आप में बहुत गौरवान्वित हुई। मुझे बहुत खुशी हुई, लोगों का बहुत प्रेम मिला, लोगों का बहुत आशीर्वाद मिला, लोगों को जानकारी की मिली कि इसे ये कहते हैं, इसे ये कहते हैं, इसे पौंजी कहते हैं, इसे गलोबन कहते हैं, इसे कनफुली कहते हैं। वो स्टाइल वगैरह भी जो है अब धीरे धीरे बहुत सारा चेंज हो गया है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारियाँ लोगों को मिली और बहुत सारी महिलाओं ने पार्टिसिपेट भी किया और पार्टिसिपेट करते हुए बहुत खुश थी। तो विभिन्न अपने यहाँ पर जो परिधान है, चाहे कुमाऊं का हो, गढ़वाल का हो, धारचूला का हो, चमोली का हो, वो सब देखने को मिला। तो निश्चित रूप से अपने परिधान को बचाने की कि ये एक समय अब ये नहीं कि हमने एक तरफ से अपना वो क्या बोलते हैं उसको, पिछौड़ा डाल दिया तो हमारा वो संपूर्ण हमारा पिछौड़ा सांकेतिक है, हर हम खुशी के अवसर पर पहनते, लेकिन संपूर्ण परिधान जो होता है वह पता होना चाहिए। उसका संदेश देने के लिए मैंने वो परिधान धारण भी किया था और निश्चित रूप से उस परिधान को धारण करने से वाकई जो अपनी संस्कृति को बचाने का भी, अपनी परंपराओं का बचाने का भी एक हिम्मत मैं जुटा पाई। और मुझे जब जब अवसर मिलेगा तो उस परिधान के साथ में तब जो है अवतरित होने का या आने का जो है मुझे भी गौरव प्राप्त होता रहेगा। बिल्कुल रेखा जी, लेकिन क्योंकि पहाड़ की ही हम लगातार बात भी कर रहे हैं, उत्तराखंड को नंबर 1 बनाना है, नए उत्तराखंड को आगे ले जाना है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें पढ़ाया नहीं जाता है, उन तक अभी भी हम देख रहे हैं कि स्वरोजगार की बात तो हम करते हैं लेकिन रोजगार उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए आपका विभाग कैसे प्रयास कर रहा है? देखिए, जो हमारे यहाँ पर बालिकाएं ड्रॉप आउट हो जाती हैं, उन बालिकाओं को हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों से हम लोग वहाँ पर मध्याह्न भोजन के रूप में कह लीजिए, उनको पुनः शिक्षा से जोड़ने के रूप में कह लीजिए, दोनों काम हम लोग करते हैं। और उन बालिकाओं को हमारी कोशिश होती है कि कम से कम वो 12th पास कर लें, उसके बाद से उनका स्वनिर्णय है कि वो क्या करना चाहें। लेकिन विभाग पूरी कोशिश में रहता है कि इन बालिकाओं को शिक्षा के मुख्य धारा से हम जोड़ पाएँ। तो विभाग की ओर से अवेयरनेस भी और विभाग की ओर से हमारे, क्योंकि हर ग्राम सभा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होती हैं, CDPOs होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी होते हैं, तो उनको सबको ये इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि हमारे को इन बालिकाओं को ढूंढ के यदि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाए तो भी और हमें जानकारी में मिल जाए तो भी, तो हमें इन बालिकाओं को जो है जो ड्रॉप आउट कर चुकी है किन्हीं कारणों से, चाहे आर्थिक रूप से कमजोर हो, चाहे वो अन्य कारणों से हो, तो सभी कारणों को ठीक ठाक करते हुए उनको शिक्षा से जोड़ने का, चाहे उनको किताबें देने हो या उनके बैग्स देने हो, तो वो काम किया जाता है। इसके अलावा भी मैं कहूँगी कि हमारी सरकार ने मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करी है कि सरकारी विद्यालयों में कक्षा 8 तक जो है मुफ्त शिक्षा जो है हम अपनी बालिकाओं को दे रहे हैं अथवा अपने बालकों को दे रहे हैं। तो सरकार की कोशिश है कि चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, उन्हीं के लिए जो है ये व्यवस्था जो है दी गई है। और यदि आपके संज्ञान में भी है, किसी के संज्ञान में
यहाँ भी हैं, तो कोशिश करिए वो विद्यालय से जुड़े, और निश्चित रूप से जुड़ेंगी तो स्वाभाविक रूप से एक सशक्त महिला कह सकते हैं, और एक शैक्षिक महिला जो है, जो कि आगे चल के उत्तराखंड को सही दिशा देने का काम करेंगे। तो हम शुरुआत कर देनी चाहिए हमने। कुपोषण का जो दंश है आज भी महिलाएं और बच्चे झेल रहे हैं, ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसको लेकर चिंता जाहिर करते रहे हैं, तो इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, कुपोषण से लड़ने के लिए ही प्रधानमंत्री जी ने पोषण अभियान की शुरुआत की है, और पोषण अभियान की शुरुआत के दिशा में विभिन्न प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चाहे वेइंग मशीन हो, चाहे वो हाइट मेजर करने वाली मशीन हो, ये सारी चीज़ें, और चाहे वो सबके रिकॉर्ड्स को जो है आप सॉफ्टवेयर में आप अपडेट रखें, ये व्यवस्था हो, सबको टैबलेट देना हो, ये सारी चीज़ें जो है पोषण अभियान के तहत ली गई हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दी गई हैं, ताकि कोई भी एक महिला या हमारा बच्चा यदि आंगनबाड़ी केंद्रों में रजिस्टर्ड होता है तो उसका वेट भी हो, उसकी हाइट भी हो, उसकी हेल्थ भी हो, वो सही रहे, उसका मेजरमेंट लगातार, उसकी मॉनिटरिंग होती रहती है। और यदि कोई बच्चा वीक होता है तो उसके लिए हम लोगों ने वो, मैं अभी जैसे आपको बता रही थी, बच्चों के लिए हमने जैसे बाल पलाश योजना हम लोग चलाते हैं, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना हम लोग चलाते हैं, दोनों में ही दूध के लिए अंडे की व्यवस्था हमने अपने बच्चों के लिए की है। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए कि गर्भ धारण करने से ही कहीं महिला जो है वीक ना हो, उसके लिए भी जो है हमने दूध के लिए अंडे, महिला पोषण योजना हम लोगों ने प्रारंभ करी है कि दूध के लिए अंडा, ताकि महिला को हर प्रकार से प्रोटीन, विटामिन, मिनरल मिलता रहे, ताकि बच्चे हमारे कुपोषित ना होने पाए, महिला हमारी कुपोषित ना होने पाए। यह सुनिश्चित जो है हम लोग आंगनबाड़ी केंद्रों से कर रहे हैं। आज मैं ये कह सकती हूँ कि उत्तराखंड के परिवेश में एक समय में 2017 की यदि बात करते हैं तो हमारे पास में कुपोषण से जो हमारे बच्चे या महिलाएं जो शिकार थी, वो एक समय में 15,000 के करीब संख्या हुआ करती थी। आज वो संख्या 7 से 8,000 के बीच में है। तो ये लगातार उस दिशा में किया हुआ काम है, जो कि हम आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से अपनी महिलाओं और बच्चों को हम लोग डील करते हैं, तो सफलता मिल रही है। और लगातार मैं समझती हूँ कि जिस प्रकार से हम लोग THR भी बांटते हैं, तो उसमें भी पोषण के तत्वों को ही हम लोग सब, चाहे उसमें ड्राई फ्रूट्स रखें, मूंग की दाल रखें, या हम भट की दाल रखें, या हम उसमें मूंगफली रखें, सारी चीज़ों को लेकर एक पोषण पोटली हम लोग देते हैं। तो कुपोषण की लड़ाई हमारी बरकरार है, जारी है, और हम लोग उत्तराखंड को कुपोषण मुक्त दिशा में है, लगातार काम कर रहे हैं। रेखा जी, क्योंकि आप भी एक महिला हैं और महिलाओं की पीड़ा को बखूबी समझती भी हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि अपराध बढ़ने की एक बड़ी वजह जो है सोशल मीडिया भी है आज के वक्त में? देखिए, एक फैक्टर बिल्कुल है, सोशल मीडिया के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं आज की तारीख में नौजवान लड़के लड़कियां एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, और उसके बाद में विवाह करते हैं, उसके बाद में कई बार विवाह नहीं होता, और कई बार इसी तरीके के मामलों में केस रजिस्टर्ड हो जाते हैं। एक माध्यम बेशक है, लेकिन उस पर जो कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन जो है हम लोग अधिक अवेयरनेस 181 हमने हेल्पलाइन नंबर दिया है, वन स्टॉप सेंटर हम लोगों ने दिया है, महिला आयोग हमने दिया है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, जहां पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करेंगे और उसके बाद से आपको कानूनी हर प्रकार से मदद जो है सरकार देने का काम कर रही है। तो घटनाएं होती हैं, लेकिन घटनाओं के साथ में महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण भी सरकार लगातार कर रही है। लेकिन ये जो अपराध है वो पूरी तरीके से खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? इसके पीछे आप क्या वजह मानती हैं? क्या संस्कारों की कमी, या फिर समाज का ना बदलना? देखिए, समाज में यदि हमारी 1,25,00,000 की हमारी आबादी है, सबके सब खराब तो है नहीं। कुछ लोग खराब हैं, और कुछ लोग जो है जब खराब हैं और उनके जब जैसे संज्ञान में आता है, तो जो कानूनी प्रक्रिया होती है उस धाराओं के तहत में एक्शन लिया जाता है। मैं कह सकती हूँ कि उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध में कोई भी अपराधी, चाहे वो रेप की घटना हो, चाहे वो दूसरी घटना हो, यदि उस पर संज्ञान में आया है, तो एक भी अपराधी आज भी मैं समझती खुलेआम नहीं घूम रहा है, सभी जेल की सलाखों के पीछे है। तो सरकार की कोशिश तो यही रहती है कि भाई अपराधी खुलेआम नहीं होना चाहिए, और उसको कठोर से कठोर जो दंड संभव हो वो दंड उसके लिए मुकम्मल की जाती है। और महिलाओं और बालिकाओं के लिए तो मैं यही कहूँगी कि हम लोग कुछ सजग भी रहें, और हम अब आंगनबाड़ी केंद्रों से ये भी हम सिखाने की कोशिश करें कि बेटा गुड टच और बैड टच क्या होता है, ये भी अब बताने की कोशिश है, ताकि बच्चियां हमारी इस बात को समझ सके, कि ये इस फील को समझ सके कि किस तरीके से, किस इंटेंशन के साथ में देखा जा रहा है, बोला जा रहा है या टच किया जा रहा है। तो अवेयरनेस भी है। और रही बात संस्कारों की, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि
ये संस्कार ही तो होते हैं कि भाई यदि महिला और पुरुष है समाज में, एक ही परिवार यदि भाई बहन हैं और हम देखेंगे जब उनकी शादी ब्याह सब कुछ हो जाता है तो एक समाज का जो स्वाभाविक स्वभाव है, महिलाओं के ऊपर जब कष्ट आता है तो कष्ट आने के उपरांत में महिलाएं कभी भी नशे का या शराब का सेवन नहीं करती हैं या अपने दुख को दूर करने के लिए इन चीज़ों का सहारा नहीं लेती हैं। लेकिन यदि हम इसी पर्सपेक्टिव में यदि हम पुरुष को देखते हैं तो उसका दुख जो है उससे दूर हो जाता है, ऐसा हम लोग देखते हैं। तो ये संस्कार ही तो है। माँ बाप से जन्मे 2 बच्चे हैं, एक बच्ची उसका सेवन नहीं करती है और वो समाज से लड़ती है, उन परिस्थितियों से लड़ती है, अपने बच्चे के मुस्कान में अपना सब कुछ खो देती है या उसके लिए वो जीती है। ठीक इसी प्रकार से एक पुरुष भी है, वह भी अच्छा है, लेकिन उसे अपनी थकान यदि अपनी परेशानियां दूर करनी तो उसको उस चीज़ का सहारे की आवश्यकता। ये क्या है, मैं अभी इसकी वो नहीं कर रही, क्या है ये माँ बाप का संस्कार, प्राथमिकता में उनको तवज्जो देगी और देने के साथ में जो है जो टिकट का डिक्लेरेशन है या टिकट देने का काम है स्वाभाविक रूप से उस दिशा में निर्णय लेगी। हम तो मैं समझती हूँ कि पार्टी ने तो इसको लेकर अपना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इसमें साफ अपना रुख बताया है कि यदि वो जीतने वाले होंगे और संघर्षशील होंगे, जनता को स्वीकार्य होंगे तो क्यों नहीं। बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि जो 2 आपके मुख्यमंत्री थे उनकी कुर्सियां इसलिए गई क्योंकि बयानबाजी इस तरीके की हुई या कुछ ऐसे फैसले ले लिए जिस पर बहुत ज्यादा विवाद हुआ और इसीलिए चेहरा बदलना पड़ा। और अब पुष्कर सिंह धामी जी कमान संभाल रहे हैं और इस वक्त हमने देखा भी जो फैसले पूर्व में लिए गए वो बदल दिए गए। देवस्थानम बोर्ड की बात कर लीजिए आप। देखिए सरकार हर फैसला कोशिश यही करती है कि जनहित में हो, अच्छा हो और प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए जो स्ट्रॉन्ग फैसला हो वो लिया जाए और लेते हैं। और लेने के उपरांत में कई बार जो है उसका रिएक्शन भी देखने को मिलता है, लेकिन समय के साथ रिएक्शन देखने को मिलता है और जब उसका रिएक्शन सकारात्मक आता है तो उसे बढ़ाया जाता है। यदि उसका रिएक्शन कहीं पे नकारात्मक आता है तो बिल्कुल ठीक है, सरकार उसके लिए उसको बैक रोल भी करती है। तो मुझे लगता है कि चाहे वो देवस्थान बोर्ड को लेकर हो, चाहे वो प्राधिकरण को लेकर हो, तो यदि उसके रिजल्ट हमारे को ऐसा लगा कि हमने इस चीज़ का निर्णय जनहित में लिया था और ये आज जो है उस पर फिट नहीं बैठ रहा है तो स्वाभाविक रूप से जनहित में फिर ठीक किया जाता है। तो ये तो हम भी मनुष्य है और उसे ठीक करना भी हमारा दायित्व है और हमने उसको ठीक भी किया है। चाहे परिसंपत्तियों का मामला हो या फिर देवस्थानम बोर्ड का मामला हो, कांग्रेस इस तरीके के भी आरोप लगा रही है कि हुआ कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी मौसम की वजह से ऐसे फैसले लिए गए। अगर इतना ही था तो पहले सुलझा लेना चाहिए था। देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी वो ये कह रहे हैं कि शुरुआत से ही हम इसको लेकर आवाज उठा रहे थे लेकिन तब नहीं सुनी गई और अब कह रहे हैं कि भावना सम्मान को समझा तीर्थ पुरोहितों की। देखिए देवस्थानम बोर्ड को लेकर मैंने कहा कि जिस प्रकार से देवस्थानम बोर्ड का गठन हुआ, गठन होने के साथ में जिस उद्देश्य के साथ में उसका गठन किया गया, फिर उसके बाद में स्वाभाविक रूप से सरकार जनहित में निर्णय लेती है। निर्णय लेने के बाद में जनता का रिएक्शन भी देखती है, अच्छा हो तो उसको आगे बढ़ाने का काम करती है, यदि ऐसा लगता है कि उसकी कहीं नकारात्मकता है तो उसको ठीक करने का काम भी करती है। तो मुझे लगता है कि इतना वक्त जो बीतने के साथ में जो अनुभव हुआ, उस अनुभव के साथ में निर्णय उचित समय पर उचित निर्णय लिया गया। और पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने तीर्थ पुरोहितों के हित में कह लीजिए, उत्तराखंड के हित में कह लीजिए, एक अच्छा फैसला किया है और मैं उनका स्वागत करूंगी। रही बात कांग्रेस की, तो जो आज इतनी मुखर होकर इस चीज को लेकर बात कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ना तो उन्होंने विधानसभा सत्र आहूत होने के दौरान में, ना मैं समझती हूँ उसके उपरांत में उन्होंने कहीं कोई जो है विरोध प्रदर्शन किया। आज वो जरूर बेशक कह रही है क्योंकि वो चुनाव में जा रही है, उनके पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो इस विषय को लेकर आ रहे हैं। बाकी हमने जो फैसला करना था कर दिया और जनता इस बात को भली भांति समझ रही है। एक आखिरी सवाल रेखा जी, बीजेपी को क्यों वोट दे जनता? आखिरी सवाल। देखिए बीजेपी को जनता इसलिए वोट दे क्योंकि बीजेपी ने उत्तराखंड का जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए उस दिशा में, उस विजन के साथ काम किया है। और चाहे वो महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में कहें, बच्चों के परिप्रेक्ष्य में कहें, युवाओं के परिप्रेक्ष्य में कहें, उत्तराखंड के हित के संदर्भ में कहें, उत्तराखंड की संपत्ति के संदर्भ में कहें, उत्तर प्रदेश के साथ जो निपटारा किया उस संदर्भ में कहें, यदि हम 4 धाम की बात करें, यदि हम रेलवे की बात करें, यदि हम एयर कनेक्टिविटी की बात करें, तो चारों दिशाओं में काम किया है। और जब सब काम किया है तो स्वाभाविक रूप से
जनता ने जहाँ वोट डालना चाहिए या जहाँ आशीर्वाद देना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि उन्होंने समर्पित भाव से जनता के लिए काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेखा जी, जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम नेक्स्ट सेशन को